नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको बताया है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर एग्जाम में जो है वो उस टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के लिए जो है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो गेन करते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक से हमारे पास में गलत ना हो। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास 285 नंबर की रहेगी, दैट इज कॉल्ड न्यूरोसिस। दो हमारे पास में जो है वो साइकोट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है हमारे पास में साइकोसिस और एक होता है हमारे पास में न्यूरोसिस। साइकोसिस को जो है वो ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर। 278 नंबर की हमारे पास में क्लास है, वहां पे हमने जो है वो साइकोसिस को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया है। पूरी जो है वो हमारे पास में एक क्लास जो है वो हमने वहां पे पढ़ी थी। अब हमारे पास में एक डिसऑर्डर आता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोसिस, जिसको हम आज टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है वो इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने जो है वो साइकोसिस की क्लास नहीं ली है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है वो साइकोसिस की क्लास जरूर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि साइकोसिस और न्यूरोसिस ये दोनों हमारे पास में जो है वो को रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर एक भी टॉपिक समझना है तो दूसरे वाले को समझना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्टली आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो नहीं समझ पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम जो है वो दूसरे टॉपिक को पहले जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लो, मतलब साइकोसिस पढ़ लो, देन उसके बाद न्यूरोसिस पढ़ लो। अगर आपको डायरेक्ट न्यूरोसिस पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे न्यूरोसिस पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार जो है वो साइकोसिस जरूर देखिएगा। दोनों जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जो है वो को रिलेटेड है। हर जगह जो है मैं बार बार लाइन में जो है वो अपना उच्चारण करूंगा कि साइकोसिस में ऐसा नहीं होता है, न्यूरोसिस में ऐसा होता है, या न्यूरोसिस में ऐसा नहीं होता है, साइकोसिस में ये प्रेजेंट होता है। तो वो आपको दोनों टॉपिक पढ़ने हैं अगर चीज को जो है वो क्लियर करना है तो या तो आप यहाँ पे पढ़ के जो हो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और अगर आपने पहले से ही जो है वो साइकोसिस पढ़ रखा है तो न्यूरोसिस को हम जो हो यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेंगे। देन उसके बाद जो है वो दोनों टॉपिक हमारे पास में क्लियर हो जाएंगे, और दोनों टॉपिक जब हमारे पास में क्लियर हो जाएंगे तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर आपको बताइए कि क्वेश्चन आंसर इसमें बिल्कुल सटीक और डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसमें जो है वो इनसाइट प्रेजेंट होता है, मतलब साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोनों चीज पढ़ी हुई है तभी उस चीज को क्लियर कर पाओगे। जैसे हेलुसिनेशन किसमें प्रेजेंट होता है, या फिर हम बात करें कि इल्यूजन जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, या हम कहें कि डिलेरियम जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, एंड इनसाइट किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो तभी क्लियर हो पाएगी जब हम इस चीज को जो है वो दोनों को पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें और डेफिनेशन से शुरुआत करें तो साइकोसिस जो है वो हमारे पास में वही एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिस प्रकार से न्यूरोसिस था उसी तरीके से। बट एक अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि साइकोसिस जो है वो हमारे पास में ज्यादा डेंजरस था और न्यूरोसिस जो है वो हमारे पास में कम डेंजरस होता है। जैसे वहां पे साइकोसिस में आपको पता हो तो वहां पे इनसाइट प्रेजेंट नहीं था, मतलब क्लाइंट को यही पता नहीं था कि उसको कोई किसी प्रकार की कोई डिजीज भी है या नहीं है। उसको सीधा सीधा जो है वो यही था कि हाँ, वो मानने को तैयार नहीं था कि उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन न्यूरोसिस में एक अच्छी चीज है कि क्लाइंट को या उस पर्टिकुलर पर्सन को ये पता होता है कि हाँ, वो किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जो है वो सफर कर रहा है और उसको अपनी डिजीज के बारे में जो है वो पता होता है, जबकि साइकोसिस में ऐसा नहीं है। अब किसी क्लाइंट को अपने डिजीज के बारे में पता है या अपने बारे में वो जानता है, इनसाइट उसकी प्रेजेंट है, तो एक अच्छी चीज ये होती है कि उसका ट्रीटमेंट जो है हमारे पास में बड़ा आसान हो जाता है। जो बंदा मानेगा ही नहीं तो उसका ट्रीटमेंट तो आप कर नहीं सकते, तो इसके लिए जो है हमारे पास में ट्रीटमेंट इसमें अच्छा हो जाता है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूरोसिस इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन एक्सपीरियंसेस क्रोनिक डिस्ट्रेस, एंजाइटी, मालअडेप्टिव थॉट्स एंड बिहेवियर्स विदाउट लूजिंग कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। यही इसका जो है वो कोर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड
विदाउट लूजिंग कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी, यानी कि रियलिटी से जो है वो उसका कॉन्टेक्ट नहीं हटता है, जबकि साइकोसिस में जो है वो रियलिटी से उसको कॉन्टेक्ट हट जाता है। इनसाइट जो है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पे इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो देख लेते हैं, न्यूरोसिस जो है वो हमारे पास में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जबकि साइकोसिस था हमारे पास में एक जो है वो क्रिटिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। तो न्यूरोसिस जो है हमारे पास में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच ए पर्सन, इसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस करता है किसका, क्रोनिक डिस्ट्रेस से, एंजाइटी से, या माल अडेप्टिव थॉट्स जो है वो उस चीजों से सफर करता है। ठीक है, और इन सब की वजह से उसका बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। लेकिन अच्छी चीज है कि उसके अंदर जो है वो कॉन्टेक्ट और रियलिटी से जो है वो नाता जुड़ा हुआ रहता है। देन उसके बाद, अनलाइक साइकोसिस, न्यूरोसिस डज नॉट इन्वॉल्व हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, यानी कि जिस तरीके से हमारे पास में साइकोसिस था, न्यूरोसिस जो है वो हमारे पास में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। हेलुसिनेशन में तो हमारे पास में क्या था दोस्तों, हेलुसिनेशन में हमारे पास में स्टिमुलाई था विदाउट ऑब्जेक्ट, और डिल्यूजन था फॉल्स फिक्स बिलीफ, मतलब कोई चीज मान ली तो मान ली। तो इसके अंदर जो है वो दो टर्म्स याद रखना कि इसके अंदर न्यूरोसिस के अंदर हमारे पास में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास में एब्सेंट होते हैं, जबकि साइकोसिस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड द पर्सन इज यूजुअली अवेयर अबाउट दियर प्रॉब्लम्स बट इट अनेबल टू कोप इफेक्टिवली। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो है वो अवेयर होता है, किसके बारे में अवेयर होता है, दियर प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में उसको अवेयर है, उसको पता है कि मेरे को ये दिक्कत है, लेकिन वो उससे जो है वो कोप अप नहीं करता। कोप अप मतलब उससे जो है बाहर नहीं निकल पाता। जैसे पर्सन को पता होगा कि वो फोबिया से सफर कर रहा है, उसको जो है वो कहीं पर्टिकुलर चीज जगह जाने में जो है वो डर लगेगा, लेकिन उस चीज से वो बाहर नहीं आ पाएगा। इसके लिए उसको जो है वो सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इन सब चीजों की जो है वो जरूरत होती है। तो ये हमारे पास में सिंपल डेफिनेशन आ गई न्यूरोसिस की, कि न्यूरोसिस क्या है। न्यूरोसिस एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन जो है वो क्रोनिक डिस्ट्रेस, एंजाइटी या माल अडेप्टिव थॉट एंड बिहेवियर से जो है वो सफर करता है, बट इसके अंदर जो है वो क्लाइंट रियलिटी से जो है वो कॉन्टेक्ट में रहता है, या रियलिटी जो है वो कॉन्टेक्ट रहती है। देन साइकोसिस में हमारे पास में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूरोसिस में हेलुसिनेशन डिल्यूजन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लाइंट जो है वो खुद की प्रॉब्लम्स या खुद के बारे में जो है वो जानता है, लेकिन उनकी कॉप अप नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से वहां से बाहर नहीं निकल पाता। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बिहार पे आप न्यूरोसिस को बता सकते हो, न्यूरोसिस जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो है वो सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर पर्सन बहुत सारी चीजों से सफर कर रहा है और उसके अंदर रियलिटी जो है वो एब्सेंट होती है, और उसके अंदर हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो है वो प्रेजेंट होता है, और क्लाइंट को खुद की प्रॉब्लम के बारे में भी पता नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोनों के बीच में, साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में जो है वो क्या डिफरेंशिएट होता है। अब मोटा मोटी तो जो है वो आपको डिफरेंशिएट पता होगा, जिस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पे न्यूरोसिस की डेफिनेशन देखी है, एंड ऑलरेडी जो है वो साइकोसिस की डेफिनेशन मैंने बता दी है, तो आपको पता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेशन की बात करें तो साइकोसिस जो है वो हमारे पास में सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है, और इसके अंदर जो है वो रियलिटी से कॉन्टेक्ट हट जाता है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर जो है वो रियलिटी से कॉन्टेक्ट होता है। इनसाइट की बात करें तो आपको पता है जब रियलिटी से कॉन्टेक्ट हट चुका है तो हमारे पास में इनसाइट जो है वो एब्सेंट होती है साइकोसिस में, जबकि न्यूरोसिस में जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होती है। देन रियलिटी से कॉन्टेक्ट वो आपको पता ही है कि साइकोसिस में हट जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जबकि न्यूरोसिस में प्रेजेंट होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूरोसिस के अंदर जो है हमारे पास में एंजाइटी, फोबिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। पर्सनैलिटी जो है वो हमारे पास में साइकोसिस के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेज होती है, और उसमें बिजारे बिहेवियर आ जाता है। बिजारे मतलब कि बहुत ज्यादा डेंजरस आता है, जबकि इसके अंदर जो है हमारे पास में न्यूरोसिस के अंदर पर्सनैलिटी लगभग जो है वो सेम ही होती है। बिहेवियर इसमें साइकोसिस में अग्रेसिव होता है, न्यूरोसिस में नॉर्मल बिहेवियर होता है। कोजेज बात करें तो इसकी बहुत सारे कोजेज हैं, जैसे ब्रेन ट्रॉमा हो जाए, कोई भी हो जाए, बाकी कोजेज दोनों में जो है वो लगभग सेम से ही होते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास में इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास में साइकोसिस के अंदर जो है वो साइकोथेरेपी प्लस बिहेवियर थेरेपी, रिहेबिलिटेशन दोनों काम करेंगे, जबकि न्यूरोसिस का ट्रीटमेंट हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी की वजह से जो है वो ठीक हो जाता है। न्यूरोसिस जो है वो इतनी डेंजरस है, इनसाइट एब्सेंट है, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि उसका जो है वो प्रोग्नोसिस हमारे पास में जो है वो कम है, या बहुत ही जो है वो स्लो है, जबकि न्यूरोसिस का प्रोग्नोसिस जो है बहुत अच्छा है, गुड है।
क्लियर है? तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे। एक साइड हम लेंगे साइकोसिस के फीचर और एक साइड लेंगे हम न्यूरोसिस के फीचर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास में सीवियर मेंटल डिसऑर्डर विथ लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि साइकोसिस के अंदर रियलिटी से जो है वो कॉन्टेक्ट हट जाता है और ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है। जबकि न्यूरोसिस जो हो माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर है एंड इंटैक्ट रियलिटी टेस्टिंग से जो है वो इंटैक्ट बना हुआ रहता है। इनसाइट की बात करें तो साइकोसिस के अंदर इनसाइट एब्सेंट होता है एंड न्यूरोसिस के अंदर इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लाइंट जो है वो इनसाइट का मतलब होगा खुद के बारे में जानना। तो साइकोसिस के बारे में क्लाइंट को खुद के बारे में पता नहीं होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर उसको पता होती है। रियलिटी कॉन्टेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में साइकोसिस के अंदर रियलिटी कॉन्टेक्ट जो है वो हट जाता है, मतलब लॉस्ट होता है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर जो है वो इंटैक्ट होता है। देन सिम्टम्स की बात करें तो साइकोसिस के अंदर हमारे पास में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, देन डिसऑर्गेनाइज थॉट एंड बिहेवियर, इंपेयर्ड जजमेंट देखने को मिलेगा, जबकि न्यूरोसिस के अंदर एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड सोमेटिक कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। पर्सनैलिटी की बात करें तो साइकोसिस के अंदर जो है वो पर्सनैलिटी पूरी चेंजेज हो जाती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर पर्सनैलिटी लगभग जो है वो स्टेबल होती है। बिहेवियर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में साइकोसिस के अंदर बिहेवियर जो है वो पूरा चेंजेज हो जाता है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर हमारे पास में बिहेवियर लगभग जो है वो नॉर्मल होता है। कोजेज की बात करें तो कोजेज लगभग सेम होते हैं, यानी कि इसके अंदर ऑर्गन, ब्रेन पैथोलॉजी, जेनेटिक या बायोकेमिकल इम्बैलेंस, सीवियर स्ट्रेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी और ये चीज़ इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पर्सनैलिटी जो है वो पहले से चेंज है। देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स प्लस साइकोथेरेपी प्लस रिहेबिलिटेशन, जबकि न्यूरोसिस का ट्रीटमेंट हमारे पास में ईजी है। इसका साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड बिहेवियर थेरेपी से जो है वो हम उसको कोप अप कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें तो साइकोसिस का जो है वो प्रोग्नोसिस हमारे पास में जो है पुअर होता है, जबकि न्यूरोसिस का प्रोग्नोसिस हमारे पास में जो है वो गुड होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सीजोफ्रेनिया है, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिल्यूजन डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिप्रेशन है, मेनिया है, साइकोसिस है, ये सब एग्जाम्पल है हमारे पास में साइकोसिस के। जबकि न्यूरोसिस के एग्जाम्पल जैसे किसी को एंजाइटी है, किसी को जो है वो ओसीडी है, किसी को फोबिया है, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास में साइकोसिस न्यूरोसिस के अंदर आती है। तो दोनों को जो ये टेबल मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन की थी, यहाँ पे भी मैंने इसलिए कर दी ताकि फटाफट जो है वो मैंने यहाँ पे चीज़ें बता सकूँ। हालांकि वहाँ पे मैंने और डिटेल में की थी, यहाँ थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। अब बात करते हैं, अगर क्विक टिप की बात करें तो सिंपली चीज़ है हमारे पास में कि साइकोसिस के अंदर रियलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर रियलिटी जो है वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है, और मेन जो हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स आते हैं तो साइकोसिस के अंदर दोस्तों डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर जो है वो एंजाइटी, फियर, ऑब्सेशन, फोबिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। कुल मिला के ये है कि साइकोसिस के अंदर जो है वो रियलिटी से कॉन्टेक्ट हट जाता है, तो क्लाइंट को खुद के बारे में पता नहीं होता, मतलब इनसाइट जो है वो एब्सेंट होती है। सिंपली बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में इनसाइट जो है वो एब्सेंट होती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर हमारे पास में इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट जो है वो न्यूरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो दोनों के बीच में जो है वो हमने डिफरेंशिएट देख लिया, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये दोस्तों रियलिटी ओरिएंटेशन इज इंटैक्ट, यानी कि नो ब्रेक डाउन फ्रॉम द रियलिटी। ये जो है वो हमारे पास में, यानी कि जो साइकोसिस है ये रियलिटी से जो है वो हमारे पास में ओरिएंटेशन रहता है, यानी कि रियलिटी जो है वो इंटैक्ट होती है, इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि बार बार मैं बता रहा हूं। और ये जो है हमारे पास में इसमें एक्सेसिव एंजाइटी, फियर एंड वरी अबाउट डेली सिचुएशन, इसमें क्लाइंट जो है वो एक्सेसिव एंजाइटी में रहता है, देन फियर में रहता है और खुद की डेली सिचुएशन के बारे में जो है वो चिंतित रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में माल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। माल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारे पास में इनएफेक्टिव वे टू हैंडल स्ट्रेस, वो अपने जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि जो भी स्ट्रेस आता है उसको पता है कि मैं स्ट्रेस से सफर कर रहा हूं, उसको ये भी पता है कि मुझे पर्टिकुलर चीज से फोबिया है, जैसे ओसीडी प्रेजेंट है, लेकिन उन सब पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसको हम बोलते हैं माल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी।
जो न्यूरोसिस का क्लाइंट होगा उसके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगा, मतलब उसके अंदर इरिटेबिलिटी प्रेजेंट होगा, टेंशन प्रेजेंट होगा एंड मूड स्विंग होगा। कभी बिल्कुल हैप्पी रहेगा, कभी जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो प्रेजेंट होती है, मतलब माइंड जो है बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, स्थिर नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल सिम्टम्स में अपीयर। फिजिकल सिम्टम्स भी जो है वो साथ साथ प्रेजेंट होंगे। अब मान के चलिए, आप बताइए कि किसी को सीवियर डिप्रेशन है या किसी को फोबिया है या वो एंजाइटी में रह रहा है, तो उसको हेडेक, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, इंसोमिना ये जो है वो देखने को मिलेगी। तो फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो फिजिकल सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेडेक वगैरह, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, इंसोमिनिया, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड क्रोनिक इन नेचर, मे लास्ट फॉर ईयर इफ अनट्रीटेड। ठीक है, अगर इसको ठीक नहीं किया गया है तो ये लंबे समय तक जो है वो प्रेजेंट रह सकती है। ये हमारे पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे न्यूरोसिस के। क्या क्या थे? मोटा मोटी की बात करें तो ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है, एंजाइटी प्रेजेंट होती है, डेली सिचुएशन से वो कोप अप नहीं कर पाता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, साथ के साथ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, और अगर ठीक नहीं किया गया तो ये सिम्टम्स जो है वो लंबे समय तक भी जो है वो प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोसिस। अब हम बात करते हैं कि न्यूरोसिस जो है वो किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, क्या क्या कोजेज है, ईटियोलॉजी क्या है। तो ईटियोलॉजी जो है वो लगभग सेम होती है, यानी कि हमारे पास में साइकोसिस और न्यूरोसिस, इन दोनों की ईटियोलॉजी लगभग जो है वो सेम होती है। अब फटाफट इसको हम लेते हैं। सबसे पहले ईटियोलॉजी में आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग इन द सेंस कि फैमिली में या किसी भी पर्सन को उसके घर में जो है वो ऑलरेडी न्यूरोसिस है, तो फिर आने वाली संतति में या उसके भाई बहन में जो है वो हमारे पास में न्यूरोसिस होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। नेक्स्ट आता है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। अब आपको पता है कोई भी नर्व होती है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो नर्व है, इसका सिनेप्टिक है और ये हमारे पास में दूसरी नर्व का है, तो इसके बीच में हमारे पास में प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सचेंज होता है वो जो इम्पल्स का जो हमारे पास में ट्रांसमिशन होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर में अगर हमारे पास में इम्बैलेंस आ जाए, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड है, एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, तो ये सारी चीजें जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, जैसे सेरोटोनिन का इम्बैलेंस हो जाए, देन नोर एपिनेफ्रिन का इम्बैलेंस हो जाए, गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड, इसका इम्बैलेंस हो जाए, तो हमारे पास में क्लाइंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिविटी। कई बार जो है हमारे पास में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपको पता है ये दो सिस्टम काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर सडनली जो है वो हमारे पास में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, तो उस कंडीशन में भी जो है वो हमें क्या है देखने को मिलेगा दोस्तों, न्यूरोसिस जो है वो देखने को मिल सकता है। क्या क्या चीजें, पहला आ गया हमारे पास में बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आएगी। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस, जैसे पहले अगर हम बात करें कि बचपन में किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ट्रोमा हो, जैसे बचपन में किसी का जो है वो किडनैप हुआ हो या ऐसी ट्रेजेडी जिसको वो भुला नहीं पाया, जैसे ये काफी ज्यादा फीमेल्स में देखने को मिलता है। अगर मान के चलिए बचपन में जो है वो कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है, ठीक है, जिसको वो न तो घर पे बता सकती है और न जो है वो शेयर कर सकती है, इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रोमा। मान के चलिए किसी के साथ तो कोई जो है वो ज्यादती हो चुकी है, तो वो ज्यादती हो चुकी है या वो कोई भी ट्रोमा हो चुका है, तो वो सारी चीजें जो है वो उसके दिमाग में रहती है, फिर दिमाग में रहती है तो वो हर चीज से जो है वो घबराने लग जाएगी। तो अगर किसी के बचपन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई ट्रोमा है, तो फिर वो न्यूरोसिस से जो है वो सफर कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको सही तरीके से जो है वो फॉलो नहीं करना। जैसे आपने सुना होगा
डिफेंस मैकेनिज्म कई तरीके की होती है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी होती है और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी होती है। जैसे जिसमें वो अपने आप को, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि उस सिचुएशन में अपने आप को जो है वो ढाल लेता है। जैसे कंपनसेशन है, कंपनसेटरी है, देन ये रेशनलाइजेशन है, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है। जब आदमी सेफ जोन में मूव करता है, मतलब कोई भी स्ट्रेस आया या कोई भी प्रॉब्लम आई, उससे कोप अप करने के लिए वो सेफ जोन की तरफ मूव करता है, तो ये सारी की सारी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म आती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी का जो है वो एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो नर्सिंग ही कर लेता है। तो अगर वो नर्सिंग नहीं करेगा तो उसको सारी जिंदगी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि मैं मेडिकल लाइन में जो है वो नहीं जा पाया हूं। देन नेक्स्ट चीज आती है, जैसे मान के चलिए कोई पर्सन काला है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार, वो बहुत अच्छी जॉब जो है वो प्राप्त कर लेता है, तो बाकी समाज में जो है वो जवाब देने लायक हो जाता है। किसी को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो अपने आप को जो है वो खेल कूद में डाल लेता है, बड़े बड़े मेडल लेके आता है। तो ये अगर मान के चलिए, ये तो होगी डिफेंस मैकेनिज्म। अब अगर डिफेंस मैकेनिज्म सही तरीके से अडेप्ट ना कर सके, उसको बोलते हैं माल अडेप्टिव। मतलब क्रिटिकल सिचुएशन या प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ गई है तो उससे हमें कोप अप करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म अपनाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं अपना पाते, वो होता है माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है लो सेल्फ एस्टीम एंड पुअर कोपिंग स्किल। लो सेल्फ एस्टीम मतलब खुद के ऊपर जो है वो हमारे पास में कॉन्फिडेंस कम होना, या लो पुअर कोपिंग स्किल मतलब किसी चीज को जो है वो कोप अप करते हैं। तो अगर वो स्किल नहीं है, किसी सिचुएशन से जो है वो जल्दी से उभरने की चीज है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, फैमिली मेंबर में कोई हमारा खास पर्सन डेथ कर जाता है, तो उससे हमें कोप अप करना होता है, मतलब उस समस्या से जो है वो हमें बाहर निकलना होता है। तो अगर अच्छे तरीके से बाहर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकल पाए तो वो आता है हमारे पास में पुअर कोपिंग स्किल। ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सोशल फैक्टर मतलब एनवायरमेंट में या हमारे आसपास में ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए जिसको हम कह सकते हैं सोशल फैक्टर। जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आज के टाइम पे तो हर किसी को स्ट्रेस है। मैं कहूं जो जॉब लगा हुआ है उसको भी है, जो नहीं लगा हुआ उसको भी है, बड़ा आदमी है उसको भी है, छोटा आदमी है उसको भी है। सारी सबकी प्रॉब्लम जो है वो आजकल स्ट्रेस में चल रही है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जैसे जॉब लॉसेज, एग्जाम, फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है या अपनी जिंदगी में समस्याएं समस्याएं हैं, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में जो है वो न्यूरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपस में ही किसी के साथ, जैसे घर में नहीं बन पा रही है या किसी से वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा, ये हो गया हमारे पास में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड लेक ऑफ सोशल सपोर्ट। लेक ऑफ सोशल सपोर्ट मतलब समाज का जो है वो साथ ना हो, ठीक है। समाज जो है वो आपस में, जैसे मान लो हम घर जाते हैं तो घर जो है वो ऐसी चीज होती है जिसमें वो शांति के साथ बिता सके, शाम को आसपास में अपने आसपास वालों के साथ जो है वो बैठ सके। अगर वो सारी चीजें नहीं होगी तो वो चीज आती है हमारे पास में लेक ऑफ सोशल सपोर्ट। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ न्यूरोसिस। तो हमने कोजेज पढ़ लिए जिसमें हमारे पास में बायोलॉजिकल कोजेज आ गए, देन सोशल फैक्टर्स आ गया, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ गया। ये सारे के सारे जो है हमारे पास में कोजेज हैं और ये किस तरीके से जो है न्यूरोसिस करवाते हैं वो मैंने आपको जो है वो बताया। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों टाइप ऑफ न्यूरोसिस। टाइप ऑफ न्यूरोसिस की अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 7 टाइप से इसको क्लासीफाई किया है। अब 7 टाइप कौन कौन से होते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 7 टाइप जो है वो पूरे सीक्वेंस से याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, याद करना भी नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास में एग्जाम होता है, सीबीटी जो हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे पास में फायदा ये हो जाता है कि कोई भी चीज सीक्वेंस में याद करना जरूरी नहीं है, हमें उसका मीनिंग पता हो वही बड़ी चीज है। तो अब जैसे मान लीजिए सब्जेक्टिव टाइप का कोई एग्जाम होता तो हमें सातों के सातों टाइप याद रखने पड़ते। क्या पता एग्जाम में आता है कि टाइप ऑफ न्यूरोसिस लिखिए, तो हमें सारे इसके सारे लिखने पड़ते हैं। लेकिन अब हमारे पास में ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे जो है वो सीक्वेंस से याद रखें, हमें अगर मीनिंग पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझना है और समझना बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज एंजाइटी न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस आपको समझ में आ गया कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई भी जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, कोई भी जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो प्रॉब्लम अराइज हो जाए, जैसे मन में डर का भाव बैठ जाए या स्ट्रेस आ जाए, ये सब चीजें जो है हमारे पास में न्यूरोसिस है। तो सबसे पहले आ गया एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी न्यूरोसिस का मतलब हो गया हमारे पास में कि एंजाइटी की वजह से अगर न्यूरोसिस हो गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस। जैसे एक्सेसिव वरी, फियर,
रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब वो किसी ने बहुत ज़्यादा चिंता कर ली। जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले जो है वो नोट सेट का रिजल्ट आया था, तो काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चों का जो है वो फ़ोन भी आ रहे थे, उनके जवाब भी दिए, सारी चीज़ें की। तभी उनको समझाया कि कोई बात नहीं, आपका एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप तैयारी कीजिए। हमने उनको जो है वो कोप अप किया ताकि वो नेक्स्ट नोट सेट के लिए जो है वो तैयार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फोबिक न्यूरोसिस। फोबिक न्यूरोसिस का मतलब हो गया कि इस टाइप का न्यूरोसिस जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज से जो है वो उसको डर हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फोबिया जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। जितने भी हमारे पास में फोबिया है, जैसे एग्रोफोबिया है, देन जोनोफोबिया है, देन हिमेटोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है, जितने भी फोबिया हैं वो सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। फोबिक न्यूरोसिस का मतलब हो गया कि इस टाइप के न्यूरोसिस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है उसको डर लगेगा। मतलब इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। जैसे एग्रोफोबिया मतलब ओपन स्पेस में जाने से डर लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिया बंद स्पेस में जाने से डर लगता है। तो ये आता है हमारे पास में बंद स्पेस, ठीक है, और ये होता है हमारे पास में ओपन स्पेस। ठीक है, तो अगर ओपन स्पेस में या सार्वजनिक पैलेस भी हम कह सकते हैं, सार्वजनिक पैलेस में भी जाने से डर लगता है, या फिर जो है वो, तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास में। किसी को जो है वो ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जो है वो जानवरों से डर लगता है, किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को जो है वो स्टेज पे जाने से डर लगता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो होती है फोबिया। अब फोबिक न्यूरोसिस का मतलब हो गया कि इसके अंदर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर सिचुएशन से जो है उसको डर लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज का न्यूरोस्थीनिया। न्यूरोस्थीनिया जो है वो हमारे पास में न्यूरल डिफेक्ट ही आता है। मतलब पहले के टाइम पे जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर थे, पहले जो है वो इसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर, आजकल इसका नया टर्म्स है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर को ही जो है हम क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूरोस्थीसिया बोलते हैं, आल्सो नोन एज, लिख लो, आल्सो नोन एज न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास में नई टर्म्स है। न्यूरोस्थीसिया जो है वो हमारे पास में पुरानी टर्म्स है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, क्रोनिक फटीग, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन, हेडेक, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हिस्टेरिकल न्यूरोसिस। हिस्टेरिकल न्यूरोसिस जो है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो फिर शरीर पे भी जो है वो अफेक्ट डालती है। टेंशन होता है तो आपने देखा होगा कि क्लाइंट जो है वो सूख के कांटा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले जाता है तो कई बार जो है उसको सीजर भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिकल न्यूरोसिस। यानी कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स। जो दिमाग के अंदर जो टेंशन है वो अब फिजिकली जो है वो आ जाती है, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिकल न्यूरोसिस। जैसे ब्लाइंडनेस हो जाए, पैरालिसिस, फिट्स विदाउट ऑर्गेनिक कोजेज, मतलब जो है वो सीजर्स आ जाए बिना किसी कारण के। टेंशन से भी सीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्रेसिव न्यूरोसिस। डिप्रेसिव न्यूरोसिस को हम बोलते हैं डायस्थेमिया। डिप्रेसिव न्यूरोसिस का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म माइल्ड डिप्रेशन, सैडनेस, होपलेसनेस, लो एनर्जी। मतलब कोई क्लाइंट लंबे समय तक जो है वो डिप्रेशन में रहे, काफी लंबे समय तक जो है वो डिप्रेशन में रहे, और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में उसको न्यूरोसिस हो जाए, जिसको बोलते हैं डिप्रेसिव न्यूरोसिस। नाम से पता चला डिप्रेसिव न्यूरोसिस का मतलब हो गया डिप्रेशन के कारण जो न्यूरोसिस हो रहा है उसको बोलते हैं डिप्रेसिव न्यूरोसिस। नेक्स्ट आता है हाइपोकॉन्ड्रियल न्यूरोसिस। हाइपोकॉन्ड्रियल न्यूरोसिस का मतलब होता है कि क्लाइंट को जो है वो डर होता है, मतलब उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि मेरे को कोई ना कोई डिजीज है, भले ही चाहे इन्वेस्टिगेशन सारे जो है वो नॉर्मल है। परसिस्टेंट फियर ऑफ हैविंग ए सीरियस इलनेस डिस्पाइट नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जब उसको लगता है कि उसको जो है वो दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे कोई ना कोई जो है वो सीरियस इलनेस है, भले ही सारे इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, सब कुछ चीजें भले ही उसको नॉर्मल आए, लेकिन उसको अगर फिक्स हो जाता है कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो उस चीज से जो है वो सफर करता है हाइपोकॉन्ड्रियल न्यूरोसिस जो है उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है ओसीडी न्यूरोसिस। ओसीडी न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस में क्या होता है कि न्यूरोसिस की वजह से जो है वो उसको ऑब्सेशन आते हैं एंड कंपल्सन्स आते हैं। अब ओसीडी मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर बहुत डिटेल से मैंने एक पूरा चैप्टर करवा रखा है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है मतलब किसी को जो है वो अनवांटेड थॉट आते हैं, जैसे ताला लगाने के बार बार खींच के जो है उसको देखते हैं कि ताला लगाया नहीं है, या उसको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो बार बार जो है वो हैंड वॉशेस करता है। ये सब ओसीडी है, मीन्स रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स एंड रिपीटेड बिहेवियर। पहले तो उसको थॉट आते हैं
कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो बार बार जो है उसको थॉट आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, फिर वो बार बार जो है वो अपने हाथों को धोता है। ये हो गया हमारे पास में ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, यानी कि रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स जो आते हैं, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सन जो आते हैं, ये हो गया हमारे पास में ओसीडी न्यूरोसिस। तो ये 7 टाइप के जो न्यूरोसिस है, बहुत इजी है, नाम से ही आप कर दोगे। मुझे नहीं लगता इनको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हमें लगता है कि अब हमें सीधा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स। कोई क्लाइंट जो है वो न्यूरोसिस से सफर कर रहा है, तो क्या क्या जो है वो फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब आपको पता ही है, न्यूरोसिस की डेफिनेशन आपने देख ली कि न्यूरोसिस के अंदर जो है वो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। उसको ये भी पता होता है कि उसको जो है वो डिजीज है, लेकिन वो उससे कोप अप नहीं कर सकता। आपने ईटियोलॉजी पढ़ ली, जिसमें बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ये सारे फैक्टर पढ़ लिए, आपने टाइप पढ़ लिए। अब कोई भी पर्सन, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसको जो है वो न्यूरोसिस है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसको न्यूरोसिस है। तो दोस्तों उसके फिजिकल सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हो, उसके बिहेवियर से आप पता लगा सकते हो, देन उसके साइकोलॉजिकल से आप पता लगा सकते हो। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में पहली चीज आती है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होते हैं, दिमागी तरीके से उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी। ऑफकोर्स उसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन कम प्रेजेंट होगी, उसके अंदर डिप्रेशन भी प्रेजेंट होगा, वो जो है छोटी छोटी चीजों को सोचेगा, वो इरिटेबल होगा, कोई भी प्यार से बात कर रहा तो भी वो इरिटेट हो जाएगा, एंजाइटी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ये हो गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी एंड पुअर कंसंट्रेशन, ये सारे की सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है। ये हो गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है फिजिकल सिम्टम्स। अब फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो आपको पता है दोस्तों कि जब साइकोलॉजिकल कोई चीज प्रेजेंट होती है तो वो फिजिकल में भी आती है। तो जो डिप्रेशन में बंदा रहेगा उसको हेडेक भी रहेगा, इंसोमिनिया रहेगा, पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा, हो सकता है उसको सीजर भी आ जाए। तो ये सारे आ गए हमारे पास में फिजिकल सिम्टम्स। तो कौन कौन से हैं, हेडेक, इंसोम्निया, पैल्पिटेशन, ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हेडेक आपको पता ही है, इंसोम्निया आपको पता ही है, रात के टाइम पे जो है वो नींद नहीं आना, ठीक है, यानी कि डू नॉट स्लीप, प्रॉपर तरीके से जो है वो सो नहीं सकता। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट जो है हमारे पास में लाउडर लाउडर जो है वॉल्यूम में सुनाई देती है, वो हो गया पैल्पिटेशन। देन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट होता है, जो आदमी डिप्रेशन में होता है उसको खाना भी नहीं पचता, एंड मसल्स टेंशन जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिहेवियर सिम्टम्स। अब कोई क्लाइंट न्यूरोसिस से सफर करा तो उसके बिहेवियर में क्या क्या चीजें, भाई उसका बिहेवियर इरिटेबल हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो ओसीडी देखने को मिलेगी, बार बार जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मिलेगा, वो किसी पर्टिकुलर चीज से उसको डर बैठ जाएगा, ठीक है, वो कोप अप नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आती है हमारे पास में बिहेवियर सिम्टम्स में। मींस अवॉइडेंस ऑफ फियर्ड सिचुएशन, कंपल्सिव रूटल्स एंड डिपेंडेंसी और रीएश्योरेंस, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर हमने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखे, देन फिजिकल सिम्टम्स भी देखे, और बिहेवियर सिम्टम्स भी जो है वो हमने देखे। ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें, कैसे कैसे जो है वो आप डायग्नोसिस करोगे, कैसे जो है वो पता लगाओगे कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में, कैसे कन्फर्मेटिव होगे कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में साइकोसिस है। तो डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास में जो है वो 3 प्रकार की जो है वो स्टेज है जिससे हम जो है वो पता लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में हिस्ट्री टेकिंग। क्या करेंगे दोस्तों, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हम देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से है, कोई पहले कोई किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई है जिसकी वजह से जो है वो इस कंडीशन में चला गया है, कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो नहीं हुआ, वो सारी चीजें हम हिस्ट्री टेकिंग में करेंगे। अगर पहले कोई भी चीज हुई है, मतलब फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ हो, उसकी जॉब चली गई हो, उसको लंबे समय तक स्ट्रेस हो, लंबे समय तक एंजाइटी हो, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसको जो है वो कहीं ना कहीं न्यूरोसिस है। मतलब पर्सनल, फैमिली, मेडिकल और साइकेट्रिक, ये सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे तो उससे ये पूछेंगे कि तुम जॉब क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हो, तो वो पहले कहेगा कि हाँ मेरी जो है वो ₹1,00,000 की जो है वो सैलरी आती थी, अब जो मुझे फायर कर दिया, तो उसकी वजह से भी न्यूरोसिस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपके फैमिली में तो किसी को कोई डिजीज नहीं है, वो कहेगा कि नहीं मेरे माता पिता को भी न्यूरोसिस था, मेरी छोटी बहन को भी न्यूरोसिस है, तो हम कह सकते हैं कि उसको न्यूरोसिस है। मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि कोई भी जो है वो कोई ट्रॉमा ऐसा कंडीशन तो नहीं हुआ है। साइकेट्रिक मतलब कोई ज़्यादा लंबे समय तक डिप्रेशन वाली चीज़ तो नहीं हुई है। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो ही हमें जो है वो 90% चीज़ का पता चल जाएगा कि इसको जो है वो न्यूरोसिस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल।
साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल आता है, मतलब पूरा एक चार्ट बना हुआ था जिसको बोलते हैं दोस्तों हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल, या फिर हम कह सकते हैं बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री। ये जो है वो दो प्रकार के टूल हैं, इनके माध्यम से भी जो है वो हम देख सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो न्यूरोसिस से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल का मतलब होता है, मतलब उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को हम असेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेस टूल। जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, वो भी एक हमारे पास में साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। तो जैसे हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल है या फिर बिग डिप्रेशन इन्वेंट्री है। तो देखो ये हमारे पास में दोनों मैंने चार्ट बनाए, ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे सबसे पहले जो है वो जैसे पॉइंट दिए हुए थे उसमें हमें टिक ही करना होता है और उस हिसाब से जो है वो नंबर्स दिए होते हैं। जैसे डिप्रेस्ड मूड, पहला आ गया डिप्रेस मूड, यानी कि उसका मूड जो है वो किस तरीके से है। तो पहला ऑप्शन आ गया एब्सेंट है तो 0 पॉइंट देंगे। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में सैडनेस है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। एंड देन ऑक्यूपेशनल वाइपिंग है तो उसको हम 3-4 पॉइंट देंगे। अगर फ्रीक्वेंटली जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम 4 पॉइंट देंगे। तो इस तरीके से जो भी उसकी रेट आई, जैसे 3 पॉइंट आ गया तो हम 3 लिख देंगे। ऐसे ही जैसे हमारे पास में सारे पॉइंट बने हुए हैं, जैसे फीलिंग एंड गिल्ट है, सुसाइड है, इंसोमिनिया मिडल है, इंसोमिनिया डिले है, वर्क एंड इंटरेस्ट है, रिटार्डेशन है, एजिटेशन है, इन सब के जो है वो लिस्ट दी गई है और उसमें हमारे पास में कितने मार्क आते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। और फिर हम फाइंड आउट लगाएंगे कि कितना जो है वो रेट निकल के आया। अगर हमारे पास में जो है वो पूरे 21 एरियाज होते हैं जिससे हम इसको काउंट करते हैं और फिर उस हिसाब से देखते हैं, अगर 50% से मोर देन आता है तो हम कह सकते हैं कि इसको साइकोलॉजिकल जो है वो न्यूरोसिस जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया जैसे बिग डिप्रेशन इन्वेंट्री। बिग डिप्रेशन इन्वेंट्री में हमारे पास में क्या है दोस्तों, वही चीज पहले हम पूछते हैं, जैसे वही सैडनेस है तो सैडनेस हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो वो कहेगा कि नहीं मैं कभी भी सैड नहीं होता, वो कहता है कि नहीं मैं कभी कभी सैड हो जाता हूँ। फिर वो कहेगा, मान लो ऑप्शन दे कि हाँ मुझे सैडनेस होता है, वो कहता है मैं पूरे दिन भर सैड ही रहता हूँ। तो उस हिसाब से इसमें भी जो है वो हमारे पास में मार्किंग दी जाती है और स्केल जो है वो किया जाता है। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम ही याद रखना है। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूरोसिस के लिए कौन सा रेटिंग स्केल देखते हैं, तो दोस्तों हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल जो है वो देखते हैं या बिग डिप्रेशन इन्वेंट्री जो है वो देखते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रूल आउट ऑर्गेनिक कॉजेज। रूल आउट करते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो क्यों है, कि कोई थायराइड डिसऑर्डर है या कोई एपिलेप्सी है, ब्रेन ट्यूमर है या कोई सब्सटेंस यूजर है, उन सबका जो है वो रूल आउट करते हैं। तो ये होगा हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोसिस। कैसे हम जो है वो न्यूरोसिस का पता लगाएंगे। अब पता भी लग गया, क्लिनिकल फीचर्स भी हो गए, टाइप भी हो गए, इटियोलॉजी हो गया। अब आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। न्यूरोसिस का जो है वो हम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। तो न्यूरोसिस का मैनेजमेंट हमने पहले ही देखा था कि इसमें ज्यादा ड्रग्स की जरूरत नहीं होती है, ओनली साइकोथेरेपी से हम जो है वो ठीक कर सकते हैं। बाकी एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स, ये सब चीजें हम दे सकते हैं क्योंकि एंजाइटी तो है ही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में हमारे पास में आएगा मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास में एनॉक्सिलेटिक नाइट एंटी एंजाइटिक ड्रग्स, यानी कि बेंजोडाइजिपाम है, जैसे डाइजिपाम है, लोराजिपाम है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए दी जाती है। अगर किसी पर्सन को सडनली जो है वो कोई टेंशन है, एंजाइटी है, जैसे किसी की बैड न्यूज़ सुनी या किसी पर्सन का रिजल्ट अभी अभी आया है, तो उसमें हम जो है वो एंटी एंजाइटिक यानी कि जैसे बेंजोडाइजिपाम, ये सब चीज़ें जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटिक, एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन में आपको पता ही है दोस्तों SSRI देते हैं। डिप्रेशन ऑलरेडी जो हो मैंने आपको यहाँ पे बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, तो उसमें हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होती है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर। ये ड्रग देते हैं। अब इसकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये वर्क करता है, वो मैंने आपको डिप्रेशन में वहां पे बता रखा। उसको यहाँ पे बता के हम अननेसेसरी जो है वो 10 मिनट खराब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पहले ही जो है वो आ रहा था कि सर क्लास को छोटा बनाइए। बच्चों, मैं क्लास को छोटा बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। शुरू में हमने छोटे छोटे टॉपिक लिए, अब बड़े टॉपिक आ गए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था इन्फेक्शन, एंटीकोगुलेंट, तो वो तुरंत हो सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट, तो ऐसी चीजें लिए। अब मोन्टेक्स टेस्ट हमने पढ़ा तो वो तो सिर्फ 15 से 20 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर हम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना, वो तो इसका एक पार्ट है। तो हम कोशिश जरूर करते हैं हम एक
टॉपिक में ही जल्दी फिनिश करने की, और भी हम इसका टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे। सभी बच्चों का जो ध्यान रखना है, क्योंकि हमने उनसे ओपिनियन मांगा था और सभी बच्चों के ओपिनियन तहे दिल से जो है वो स्वीकार किए जाते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, SSRI सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देते हैं, या SNRI देते हैं। ठीक है, SNRI ट्राइक्लोलेटर जो है वो हम देते हैं, ये आ गया सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। और समटाइम जो हो बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, प्रोप्रानोल भी दे सकते हैं। ये हमारे पास में जो सोमेटिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे पैल्पिटेशन है, ट्रेमर्स है, हेजिटेशन है, उसमें हम दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर जो है वो दे सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो हम यूज में लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। कौन कौन सी? एंटी एंजाइटिक, एंटी डिप्रेसेंट और बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइकोथेरेपी। जब हमने शुरुआत में जब टेबल बना के देखा था, तभी मैंने बता दिया था कि न्यूरोसिस के अंदर जो है वो साइकोथेरेपी ज्यादा इफेक्टिव है देन द मेडिकल थेरेपी। हाँ, साइकोसिस में जो है वो हमारे पास में नर्व का जो मतलब मेडिकल जो है वो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब फार्माकोलॉजी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है देन द साइकोथेरेपी। तो उसके अंदर फार्माकोलॉजी प्लस साइकोथेरेपी प्लस रिहेबिलिटेशन तीनों स्टेज के द्वारा जो है वो ट्रीट किया था, क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस है। न्यूरोसिस हमारे पास में कम डेंजरस है, तो मेडिकल थेरेपी अगर आपको लगे तो दे सकते हो, अदरवाइज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हमारे पास में सबसे इफेक्टिव आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो सबसे अच्छी होती है। करेक्ट इरेशनल थॉट्स एंड बिहेवियर, जो भी इरेशनल थॉट्स आते हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई तुक नहीं है, उन सबको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में आपको पता है दोस्तों, एक्सपोज किया जाता है। ये बेसिकली फोबिया के लिए जो है वो यूज की जाती है। कहते हैं ना कि किसी को जो है वो जैसे अंधेरे में डर लगता है, तो हम उसको अपने साथ लेके जाते हैं, देन बार बार जो है वो उस चीज से फेमिलियर करवाते हैं, तो देन उसके बाद जो है उसको फिर अंधेरे से डरे नहीं लगेगा। किसी को जो है वो पहाड़ों से डर लगता है, तो वही चीज जैसे आपने देखो कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसमें वही टास्क दिया जाता है जिसको उस चीज से पर्टिकुलर डर लगता है, वही चीज करवाई जाती है, देन उसके बाद उसका डर जो है वो खुल जाता है। ये होता है हमारे पास में बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, पहली थी CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये हमारे पास में जो इरेशनल थॉट्स एंड बिहेवियर रहता है उनको ठीक करने के लिए दी जाती है। बिहेवियर थेरेपी हमारे पास में एक्सपोज थेरेपी होती है, जिसमें सिस्टमिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फोबिया, किसी को पर्टिकुलर चीज से फोबिया है, डर है, तो उस चीज को दूर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मतलब टू एक्सप्लोर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उसकी जो है वो हम थेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, देन उसका साइको एनालिसिस देखते हैं कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, क्या उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उसके अंदर दबी हुई भावना है, वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी का मतलब हो गया हमारे पास में रीअश्योरेंस, गाइडेंस, बिल्डिंग कोपिंग स्किल। सपोर्ट करते हैं उसको, रीअश्योरेंस करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, देन उसकी कोपिंग स्किल को इंप्रूव करते हैं। तो ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता इन सब चीजों को आपको रटने की जरूरत है, सिंपली पता है आपको। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करेंगे तो थॉट आउट वो सारी चीजें ठीक करेंगे, बिहेवियर थेरेपी में हम उसका बिहेवियर देखेंगे, जो भी उसके फोबिया है उसको ट्रीट करेंगे। साइको एनालिसिस में हम जो है वो एक्सप्लोर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को हम ठीक करते हैं, एंड सपोर्टिव थेरेपी में उसको जो है वो सपोर्ट दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, देन फटाफट इसकी समरी करेंगे और इस क्लास को जो है वो हम फिनिश करेंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है न्यूरोसिस के अंदर, अब आपको बताइए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। भाई कोई भी आपके पास में पर्सन आया तो उसको ध्यान से उसकी प्रॉब्लम को समझो, देन उसके साथ में जो है वो IPR मेंटेन करो, देन उसकी जो भी चीज़ें हैं रिलैक्सेशन थेरेपी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, अच्छे अच्छे लोग उसके आसपास में बैठाइए, ताकि वो अच्छे तरीके से न्यूरोसिस से जो है वो ठीक हो सके। तो कौन कौन से जो है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट की स्टेप आती है। पहला है इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक एप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से उसकी बातों को सुन सके। लिसन विथ एम्पैथी, अच्छे तरीके से जो है वो सुन सके। नेक्स्ट आता है एनकरेज वर्बल एक्सप्रेशन। एनकरेज वर्बल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि वो अपनी चीज़ों को बोले, क्योंकि डिप्रेशन वाला तो बिल्कुल चुप हो जाता है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, ताकि वो जो है वो एक्सप्रेस करे अपने फीवर के बारे में, फियर्स के बारे में, सॉरी फीवर नहीं, फियर्स के बारे में, देन एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, जो उसके माइंड के अंदर चल रहा है उन सबको वो एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट आता है टीच रिलैक्सेशन टेक्निक।
उसको जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक दी जाए, रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बताया जाए, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा है, रिक्रेशनल थेरेपी है, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाए ताकि क्लाइंट ज़्यादा से अच्छे तरीके से जो है वो रिलैक्स हो सके। नेक्स्ट आता है मेंटेन ए काम एंड सेफ एनवायरनमेंट, सेफ और काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए। ऑलरेडी वो डिप्रेशन है और कोई दूसरा डिप्रेशन वाला बंदा उसके पास में लाके और बैठा दिया तो और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा। तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसको जो हो बिल्कुल सेफ और बढ़िया एनवायरनमेंट हो, हंसते खोलते जो हो वो लोग वहां प्रेजेंट हो। प्रोमोट एडुकेट रेस्ट स्लीप न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स अगर हमें माइंड बॉडी सबको जो है वो ठीक रखना है तो अप्रोप्रिएट जो है वो रेस्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट जो है वो स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन होना चाहिए एंड प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास में प्रमोट एडुकेट रेस्ट स्लीप एंड न्यूट्रिशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एडुकेट फैमिली मेंबर्स फॉर सपोर्टिव केयर। उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको भी हम बोलेंगे कि सपोर्टिव केयर जो है वो भी उसमें सपोर्ट करें, उसको समझाए कि इसको प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कहे कि नहीं तुम फालतू में डर रहे हो, तुम ये वो ऐसी चीजें नहीं बताए, सिंपली और सीधे तरीके से जो है वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें और उसको जो है वो सपोर्ट करें। एंड मॉनिटर फॉर सुसाइडल टेंडेंसी स्पेशली फॉर डिप्रेसिव न्यूरोसिस। डिप्रेसिव न्यूरोसिस में आपको बताइए, और डिप्रेशन का मेन जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन क्या है, सुसाइड। डिप्रेशन वाला बंदे के पास में लास्ट हथियार जो होता है वो होता है सुसाइड। तो अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है या कोई डिप्रेसिव साइकोसिस का पेशेंट है तो उसको क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रखी जाती है क्योंकि वो कभी भी सुसाइड कर सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट थे कि प्रॉपर जो है वो रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, उसके वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फियर जो है वो बता सके। देन रिलैक्सेशन टेक्निक बतानी चाहिए, योगा मेडिटेशन वो सारी चीज़ें, सेफ और काम एनवायरनमेंट में उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए, प्रॉपर एडिक्वेट न्यूट्रिशन एक्सरसाइज वो सारी चीज़ें देनी चाहिए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए और सुसाइडल टेंडेंसी को जो है वो मॉनिटर करना है स्पेशली डिप्रेसिव न्यूरोसिस में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इन द सेंस कि कोई क्लाइंट साइकोसिस का है तो कितनी परसेंट संभावना है कि वो ठीक हो जाएगा। तो वो तो मैंने शुरू में बता दिया था कि कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में अगर साइकोसिस का है, सॉरी मैंने शायद साइकोसिस बोला क्या, चलो कोई न्यूरोसिस, मैंने अगर कोई क्लाइंट साइकोसिस का है तो उसमें प्रोग्नोसिस पुअर होता है क्योंकि उसके अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है, क्लाइंट खुद के मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, प्लस उसके अंदर जो है वो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन प्रेजेंट होता है। तो उसकी मेडिकेशन भी बहुत लंबी चलती है, उसमें जो है हमारे पास मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी प्लस जो है वो हमारे पास बिहेवियर थेरेपी ये सारी चीज़ चलती है। जबकि न्यूरोसिस जो है वो हमारे पास में क्रोनिक तो है लेकिन आसानी से जो है वो मैनेजेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है, क्लाइंट को खुद के बारे में जो है वो पता होता है। तो न्यूरोसिस इज ए यूजुअली क्रोनिक बट मैनेजेबल। न्यूरोसिस जो है वो हमारे पास में क्रोनिक और मैनेजेबल जो है वो चीज होती है। देन विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट जस्ट लाइक मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी, अगर मेडिकेशन और साइकोथेरेपी प्रॉपर चलाई जाए तो क्लाइंट जो है या पेशेंट जो है वो नॉर्मल फंक्शनल लाइफ जी सकता है। और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि न्यूरोसिस इतना ज़्यादा जो है वो डेंजरस नहीं है, अगर आपने प्रॉपर मेडिकेशन साइकोथेरेपी दी है, अच्छे तरीके से मैनेज किया है तो क्लाइंट जो है बिल्कुल 100% जो है वो रिकवर हो सकता है। एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड फैमिली सपोर्ट मोर आउटकम्स। ऑफकोर्स जल्दी डायग्नोसिस होएगा तो क्लाइंट ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो जल्दी जो है वो हम उसको ठीक कर सकते हैं। यानी कि अर्ली डायग्नोसिस और फैमिली सपोर्ट जो है वो हमारे पास में आउटकम्स को जो है वो बढ़ा देता है, मतलब क्लाइंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। ये इसका प्रोग्नोसिस है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की हमारे पास में क्लास जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। कोशिश की मैंने थोड़ा सा तेज चलने की भी और जो चीज़ पहले बताई जा चुकी थी उसके बारे में स्किप करने की ताकि क्लास जो है वो छोटी हो सके। हालांकि न्यूरोसिस मैंने जो है वो कंप्लीट करवाया है। इसी के साथ आज की क्लास से दोस्तों अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी टाइम पे 7 बजे इस नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आज की क्लास कैसे लगी, शॉर्ट लगी या नहीं लगी, मैंने टाइम को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की, उसके बारे में अपने 2 शब्द जरूर कहिएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।